Namaste students. Dear student, yesterday we had read about Rajput kingdoms. The ruler of Rajput kingdoms were fighting to each other, so they became very weak and disintegrated into small parts. यह कल बताया गया था कि वह कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। कारण यह था कि वो आपस में लड़ते थे, बिकॉज दे वेयर फाइटिंग टू each other, so they became very weak and disintegrated into small parts. In that condition, many foreign countries like ruler of Arab, Afghan invaded India, and after that what will be, उनके आक्रमण करने के बाद भारत में क्या होगा, we will study next chapter. But today we will study those matters which are related to नॉर्थ इंडिया. आज स्पेशली हम लोग उसी बातों को पढ़ेंगे जो नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड हैं. डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द गवर्नेंस इन नॉर्थ इंडिया. गवर्नेंस इन नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, एज एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, सोसाइटी, रीजन, रिलीजियन, एजुकेशन, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ट्रेड. इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे. डियर स्टूडेंट, हाउ डिड राजपूत रूल ओवर देयर किंगडम? फर्स्ट ऑफ ऑल, we will see the administration of North India. In North India, all the powers were in hand of the king. There were different officials who helped the king in administration. The king had divided the whole kingdom in a small part, and that were known as provinces, जिसको आजकल राज्य का नाम दिया जा सकता है. At that time, king was the head of administration, judiciary, and as well as military, and he also spent a large of amount of money in the maintenance of army. Dear student, उस समय एडमिनिस्ट्रेशन में देखा जाए नॉर्थ इंडिया में जो राजा होता था वह हेड होता था, वो जुडिशियरी का भी हेड होता था, एडमिनिस्ट्रेशन का भी हेड होता था, मिलिट्री का भी हेड होता था. उसने क्या किया था, वह रूलिंग आसानी से हो सके इसके लिए उसने पूरे राज्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, जिस प्रत्येक टुकड़े को जो है प्रोविंस के नाम से जाना जाता. जैसे आजकल इंडिया है, इसको क्या किया गया है, छोटे छोटे राज्यों में बांटा गया है ताकि उसको सही ढंग से गवर्न किया जा सके. ऐसे ही सेम वो रूलर भी क्या करता था, जो होल एम्पायर होता था उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता था, एंड दैट वाज नोन एज प्रोविंस. एंड देयर वेयर many committees of ministers, council of ministers who help and advise to the ruler. Dear student, इसके बाद हम देखेंगे economic condition. What was the economic condition in North India? Dear student, there were economic disparity or differences in the society. King, royal family, higher officials, they all were prosperous, but the village people and the farmer were very poor. उसमें इकोनॉमिक डिस्पेरिटी था. इकोनॉमिक डिस्पेरिटी का मतलब क्या, आर्थिक रूप से विभिन्नताएं बहुत ज्यादा थी. कुछ लोग जो थे वो बहुत गरीब थे तो कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर थे. एज एग्जाम्पल के रूप में रॉयल फैमिली या जो उच्च अधिकारी होते थे या फिर ट्रेडर्स होते थे, वे प्रोस्पेरस थे, धन संपन्न थे. लेकिन जो पुअर, जो फार्मर्स थे, जो विलेज के लोग थे, गांव में रहने वाले लोग थे, उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन था, दैट वाज वेरी पुअर. दैट वाज वेरी पुअर. At that time, most rich center, a rich place were the temple. उस समय का जो सबसे धनी प्लेस होता था वो टेम्पल ही होता था. लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, टुडे वी आल्सो सी दैट टेम्पल्स हैव मोर मनीज. आज भी देखा जाए तो टेम्पल्स के पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, बट दे आर नॉट डोनेटिंग इन दैट मनी इन पीएम केयर फंड. लेकिन वे आजकल
पीएम केयर फंड में टेम्पल्स के जो पैसे हैं वो डोनेट नहीं किए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ड्यू टू great center of wealth, most of the foreign invader attack on temples and looted them। और यही वजह है कि बहुत ज्यादा मंदिरों के पास धन होने का ही रीजन था कि जितने भी फॉरेनर आए, इन्वेंडर आए, उन्होंने सबसे पहले किस पर अटैक किया? मंदिरों पर अटैक किया, क्योंकि बहुत सारे जो धन थे वह मंदिरों के पास ही होते थे। डियर स्टूडेंट, देयर वेयर फेस्टिवल सिस्टम इन ट्रेडिशन। उस समय फेस्टिवल सिस्टम की परंपरा चल रही थी। फेस्टिवल लॉर्ड्स अपॉइंटेड बाय द किंग टू कलेक्ट रेवेन्यू, बट दीज फेस्टिवल लॉर्ड्स गेव ओनली a small part to the king. So after some times this system ended, but some फेस्टिवल lords become so prosperous that they established their own independent empire। डियर स्टूडेंट, उसमें फेस्टिवल सिस्टम चलता था जिसको सामंती प्रथा बोलते हैं। इसमें रूलर जो होता था वह फेस्टिवल लॉर्ड का अपॉइंटमेंट करता था। वो फेस्टिवल लॉर्ड्स क्या करते थे? टैक्स वसूल करके राजा को देने का काम करते थे। लेकिन मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल लॉर्ड्स क्या करते थे? वह जितना भी टैक्स कलेक्ट करते थे उस टैक्स का मात्र छोटा सा हिस्सा राजा को देते थे और बाकी जो हिस्सा होता था उसको अपने पास रख लेते थे। इस प्रकार से जो राजा का जो ट्रेजरी था वो धीरे धीरे कम हो रहा था और फेस्टिवल लॉर्ड्स जो रहे थे वो धीरे धीरे अपने आप को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। ऐसे कंडीशन में राजा ने देखा और इसको क्या किया? फेस्टिवल सिस्टम को समाप्त कर दिया। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसे भी फेस्टिवल लॉर्ड्स थे जो इतने प्रोस्पेरस हो गए कि दे एस्टेब्लिश्ड देयर ओन इंडिपेंडेंट किंगडम, कि वे अपना एक स्वतंत्र राज्य बना लिए। जैसे चौहानों ने ऐसा ही किया था। चौहान है, परमार है, इन लोगों ने ऐसा ही किया कि वह जो टैक्सेस होते थे उस टैक्सेस से इतने पैसे कलेक्ट कर लिए कि वो अपने आप लास्ट में जो है कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट की स्थापना कर लिए। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट वाज द सोशल कंडीशन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंडीशन ऑफ सोसाइटी इन नॉर्थ इंडिया। देयर वेयर रिजिड कास्ट सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया। Society was mainly divided into two groups. First was the group of king, feudal lords and the Brahman, who were prosperous and live a luxury life. And the second was the group of poor farmers and small traders, who live a miserable life. डियर स्टूडेंट, उस समय देखा जाए तो सोसाइटी में भी बहुत ज्यादा रिजिड का सिस्टम था, जाति प्रथा बहुत जोरों पे था और समाज जो था वो दो टुकड़ों में बट चुका था। एक में होता था किंग, उसकी फैमिली और फेस्टिवल लॉर्ड्स होते थे, ब्राह्मण होते थे, और नेक्स्ट साइड में जो होते थे वो फार्मर्स होते थे और जो स्मॉल ट्रेडर्स होते थे वो आते थे। लेकिन दोनों का जो लाइफ स्टाइल था दैट वेर वेरी डिफरेंट। दोनों का लाइफ स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट होता था। खास करके जो वो टैक्सेस होते थे, द बर्डन ऑफ द टैक्सेस दैट वाज पेड बाय ओनली फार्मर। जो टैक्स होते थे वो केवल और केवल किसके द्वारा पेड किए जाते थे? फार्मर के द्वारा पेड किए जाते थे। इवन दे वेर डिस्क्रिमिनेटेड आल्सो, उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था। डियर स्टूडेंट, द कंडीशन ऑफ वुमेन वाज आल्सो नॉट गुड। दे हैड no right and no permission to get education. There were many social evils like सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पोलीगोमी। इस प्रकार के बहुत सारी सोशल इविल, सामाजिक बुराइयां भी समाज में फैल चुकी थी। अब इसमें से जिनको पोलीगोमी जिसको बोला जाता है बहुविवाह, चाइल्ड मैरिज जिसे बोला जाता है बाल विवाह, सती प्रैक्टिसेज या सती सिस्टम जिसको बोला जाता है सती प्रथा। अब इन सब का कॉन्सेप्ट जिनको क्लियर नहीं होगा, दे कैन आस्क टू मी एट द टाइम ऑफ seeing this video. Dear student, after that we will see the next topic and that is the religions. अब हम इनके religions के बारे में पढ़ेंगे। Dear student, the religious condition of North India was good because at that time most of the Rajput worship God Shiv and Vishnu. They also worshipped many goddesses like Kali, Lakshmi, Durga, etc. Hinduism was
more popular in that period. There were some follower of Buddhism also. Dear student, उस समय राजपूत जो होते थे वो गॉड विष्णु और शिव की पूजा करते थे स्पेशली, साथ ही साथ कुछ देवियों की पूजा करते थे, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, इनकी पूजा भी करते थे. They gave some part of land, they donate to the Brahman as gift, and that was known as Brahmadeya या अग्रहारा. उस समय कोई ब्राह्मणों को कुछ भूमि दान दिया करते थे, वह दान दी गई भूमि को अग्रहारा या ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता है. Dear student, in this period, Bhakti Sant preached that every person should be devotee to God and opposed to the social discrimination. उसमें भक्ति संत घूम घूम करके प्रचार प्रसार किया करते थे और सोशल इविल्स जो होता था उसके खिलाफ लोगों को मोटिवेट करते थे कि समाज से जो बुराइयां हैं यह धीरे धीरे समाप्त होनी चाहिए. जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द एजुकेशन. उस समय डियर स्टूडेंट सुपरसीजन था और नैरो माइंडनेस था, ये दोनों चीजें समाज में फैल चुकी थी. दिस सुपरसीजन एंड नैरो माइंडनेस वेयर ग्रेट हर्डल टू एजुकेशन. सबसे ज्यादा अगर शिक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला था तो वह सुपरसीजन था और नैरो माइंडनेस था. तुच्छ जो सोच होती थी लोगों की वह थी, इसी वजह से शिक्षा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई. ओनली टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज वेयर द बेसिस ऑफ एजुकेशन सेंटर. वह केवल उसमें जो आधार के रूप में एजुकेशन के सेंटर के आधार के रूप में मात्र दो ही माने जाते थे. कुछ शिक्षाएं जो है कि टेम्पल्स पर दी जाती थी और कुछ शिक्षाएं जो हैं वह मंदिरों पर देने का काम किया जाता था. दिस वेयर द बेसिक सेंटर फॉर द एजुकेशन, टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज. At that time, Nalanda University and Vikramshila Bihar, these were the center for higher education, and most of the education were based on the philosophy and religion. Higher education center तो थे लेकिन ज्यादातर जो शिक्षाएं दी जाती थी उस समय वो फिलोसफी और रिलीजियस की, धर्म की और दर्शन की शिक्षाएं दी जाती थी. They did not emphasis to मैथ एंड साइंस. उसमें मैथ और साइंस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता था, ज्यादातर जोर किस पर दिया जाता था? फिलोसफी और रिलीजियस एजुकेशन पर. ऑल द पीपल एंजॉयड देयर रीजनल लैंग्वेजेस बट संस्कृत वाज पॉपुलर इन ऑल. बुद्धिज्म यूज्ड पाली लैंग्वेज एंड जैनिज्म यूज्ड प्राकृत लैंग्वेज टू राइट बुक्स. उसमें ज्यादातर भाषाएं जो यूज होती थी वो संस्कृत होती थी. वैसे तो जो लोकल लैंग्वेजेस होते थे लोग यूज करते ही थे, लेकिन मोस्टली लोग जो है कि संस्कृत का प्रयोग करते थे किताबों को लिखने में. और साथ ही साथ पाली जो होता था दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिज्म एंड प्राकृत वाज द लैंग्वेज ऑफ द जैनिज्म. दे रोट देयर बुक्स इन दीज लैंग्वेजेस. डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वह हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसको हिंदी में कहा जाता है कला और स्थापत्य कला. कला जो होता है, जो हम लोगों का पेंटिंग है वो कला है, या फिर जो भी हम लोग बनाते हैं वो कला है. लेकिन भवन के निर्माण से संबंधित जो भी कलाकारियां की जाती हैं वो आर्किटेक्चर में आती हैं या स्थापत्य कला के अंतर्गत आती हैं. डियर स्टूडेंट, आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन दिस पीरियड, वो पूरा तरह से विकसित हो चुका था. वी कैन सी मेनी टेम्पल्स दैट वेयर मेड बाय प्रतिहार एंड दैट आर द फाइन एग्जांपल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ इंडिया के आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में अगर जानना है तो हम लोग पिछले टॉपिक में पढ़े हैं कि प्रतिहार रूलर्स मेड मेनी टेम्पल्स लाइक खजुराहो टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, इस प्रकार से बहुत सारे टेम्पल्स के बारे में हम लोग पढ़े हैं. दे गिव अस आइडिया दैट द आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप्ड इन दैट पीरियड. In that period they made murals in the palace. जो पैलेस होते थे, केव होते थे या टेम्पल्स होते थे उसमें मूरल्स बनाते थे. मूरल्स एक प्रकार की जिसको बोलते हैं नक्काशी करना, कलाकारी करना. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल ऑफ राजपूत पीरियड वेयर लिंगराज टेम्पल, मुक्तेश्वर टेम्पल, कोणार्क टेम्पल. दीज आर द टेम्पल
which give us idea that art and arts sector were developed in the North India. Yes, then the last topic of this chapter is trade. Now we will learn about trade. Dear student, in that period, trade relation of North India developed with Southeast, West, सेंट्रल एशिया एंड यूरोपियन कंट्री एक्सेट्रा, यानी कि भारत का जो उत्तर भारत का जो व्यापार था वो लगभग साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, वेस्ट और सेंट्रल एशिया एंड यूरोपियन कंट्री, इन सब के साथ इंडिया का व्यापार शुरू हो चुका था. सो मेनी कंट्रीज केम इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ इंडिया, इसलिए भारत से बहुत सारे देशों के साथ एक गहरा रिलेशन बना. And we developed social, political and economic relation with them. But after some times, when Turk, Arab, Afghanistan knew about the political condition of India, they started to attack on India and establish their own empire. हमारा जो रिलेशन था ट्रेड से हमारा अच्छा खासा रिलेशन बना. ये सभी कंट्री से, यूरोपियन कंट्री हो चाहे साउथ ईस्ट का हो या साउथ वेस्ट का कोई भी स्टेट हो, कंट्री हो, सबके साथ हमारा रिलेशन अच्छा था. यहाँ तक कि हमारा पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट भी हुआ. लेकिन जैसे ही हमारा पॉलिटिकल कंडीशन का जानकारी अरबियन या फिर अफगानिस्तान या टर्की के लोगों को पता चला, वहाँ के जो रूलर्स थे दे स्टार्टेड टू अटैक इन इंडिया, वो भारत में अटैक करना, फिर मंदिरों को लूटना और यहाँ पर नए नए अंपायर की स्थापना करना, ये सब प्रक्रिया शुरू हो गई. Dear student, after this we will see the series of question answer.